दोस्तों, मेरा नाम जयपाल सिंह है। मैं एक प्राइवेट कंपनी में कार्यरत हूँ। शाम के भीतर ही मुझे काम छोड़ना रहता है, क्योंकि बिना एडवांस पेमेंट हम कोई काम ही नहीं करते। लेकिन फिर हमारी कंपनी के बॉस ने हमारी सैलरी बढ़ाने का फैसला किया और इसी फैसले से खुश होकर मैंने अपनी कंपनी को एडवांस कम देना शुरू कर दिया। और मेरे काम से खुश होकर मेरे बॉस ने आखिर में फैसला लिया कि वो मुझे एक दूसरी कंपनी में जॉब दिला देंगे, और जिस कंपनी के अंदर मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा होगी। मैं उस वक्त दोस्तों इतनी ज़्यादा सैलरी कमा सकता था जितनी यहाँ के कर्मचारियों की डबल हो जाए। मुझे भी इस काम से बड़ी खुशी मिली कि आखिर में मैंने अपनी मेहनत के दम पर एक अच्छी जॉब हासिल कर ली। फिर क्या था, मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करना बेहतर समझा। लेकिन जब मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा तो उन लोगों ने मुझसे कुछ अजीब से सवाल पूछे, कुछ ऐसे सवाल जो हर किसी को हैरान कर देते। बाद में मुझे पता चला कि कंपनी में मुझे कोई जॉब ही नहीं करनी है, बल्कि कंपनी के मालिक को सिर्फ गाड़ी से छोड़ना है और उसे वापस लेकर आना है। अगर देर रात हो जाती है तो भी मुझे अपनी जान पर खेलकर कंपनी के ओनर को किसी भी तरह से कंपनी तक पहुंचाना है। दरअसल उस कंपनी के लोग पुरानी चीज जैसी कोई भी रहस्यमय चीज के ऊपर से पर्दा उठाने का काम करते थे, और उनका काम सबसे बड़ा पसंद आता था। आसपास के इलाकों में उनका बड़ा नाम चलता था, और जब मुझे उस कंपनी में जॉब मिल रही थी तो मैं किसी भी हालत में इस जॉब को खोना नहीं चाहता था। ऐसे में मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस कंपनी के मैनेजर को हाँ बोल दिया कि मैं सारे काम करने को तैयार हूँ। ऊपर से जब सैलरी के बारे में मैंने सुना तो मुझे एक बार तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि महीने का 2 लाख रुपया हर किसी को नहीं मिलता है, और शायद इतनी रकम में तो कोई भी किसी भी तरह का काम करने के लिए तैयार हो जाए। ऊपर से मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मुझे इतना छोटा काम देकर इतने ज़्यादा पैसे दे सकता है। लेकिन जिस तरह के उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे वो भी काफ़ी अजीब से थे। उनका कहना था कि क्या आप प्रेत नगरी में जा चुके हैं? ये सवाल इतना अजीब था कि इसको सुनकर ही मुझे हंसी आ जाती। उनका दूसरा सवाल भी कुछ ऐसा ही था कि क्या आप मुसीबत के समय अपनी गाड़ी की हेडलाइट ऑफ करके धीरे में गाड़ी चला सकते हैं? जिनका जवाब मुझे काफ़ी सोच समझ कर देना था। हालांकि मेरे जवाब से उन पर कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने मुझे तुरंत ही काम पर रख लिया। उन लोगों की ये खासियत मेरी भी समझ से परे थी कि उन्होंने मुझे इतनी जल्दी अपने काम पर कैसे रख लिया। फिर उसके बाद मैंने इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और चुपचाप काम करने में जुट गया। मुझे दूसरे दिन से ही उनके वहाँ जाकर काम करना था। लगभग दूसरे दिन ही मुझे वहाँ के एक बॉस को कंपनी तक छोड़ना था। ऐसे में मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और उसके बाद गाड़ी लेकर निकल पड़ा। अभी मुझे यहाँ से अपने बॉस को लेकर निकलना था और उसे कंपनी तक छोड़ना था। उसके लिए मुझे आज दिन में ही रास्ता देखना था कि वो रास्ता किस टाइप का बना हुआ है। मुझे उस रास्ते को अच्छी तरह से निहारना था और फिर ये चीज़ ध्यान में रखनी थी कि आखिर किस जगह पर मैं गाड़ी रोक सकता हूँ और किस जगह पर मुझे कोई गाड़ी का स्टैंड दिखाई दे सकता है। दोस्तों, बाद में मैं इन चीज़ों को नोट करते हुए आगे बढ़ने लगा। वो बॉस अभी भी गाड़ी के पीछे वाले साइड में बैठे हुए थे। फिर मुझे लगा कि वो एक कंपनी का मालिक होने की वजह से बड़ा घमंडी होगा। लेकिन फिर उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, ड्राइवर साहब, कौन से गांव से बिलोंग करते हो आप? और इसी तरह से उस आदमी और मेरे बीच में थोड़ी बहुत बातचीत होनी शुरू हो गई। जितना मैंने सोचा था वो आदमी उससे कहीं ज़्यादा उल्टा निकला। यानी कि आसान शब्दों में कहूँ तो वो आदमी मुझे काफ़ी पसंद आया। उसके बोलने का अंदाज और साथ ही उसका वो अच्छा नेचर मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यूं ही बातें करते करते कब मैं उसकी नए ऑफिस में पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। और फिर ऑफिस में पहुंचने के बाद उसने अपनी जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। अभी भी मेरा रास्ता ख़त्म नहीं हुआ था। मुझे उसे लेकर अब एक इलाके में जाना था और उस इलाके में उसके साथ उसकी टीम भी थी। फ़र्क बस इतना था कि मुझे वापस अकेले सफ़र तय करना था और उसे लाने के लिए वापस अकेला ही जाना था। वैसे तो वो इस तरह की मिस्ट्रिकल जगह पर अकेला ही जाता था, लेकिन कभी कभी जब ज़्यादा खतरा महसूस होने लगता तो वो अपनी पूरी टीम को अपने साथ रखता था, और अब उसकी टीम में मैं भी शामिल हो गया था। ऐसे में मैंने फिर से गाड़ी स्टार्ट की और उसे उसके नए ऑफिस से कंचनपुर गाँव की तरफ ले जाने लगा। कंचनपुर गाँव एक ऐसा गाँव माना जाता है जिसके अंदर रहस्यमय चीज़ों का खजाना है। कहते हैं कि यहाँ की चीज़ बहुत ही पुरानी होती है
और उन्हें पुरानी चीजों को इकट्ठा करने के लिए हमारे बॉस और टीम उस तरफ रवाना हो गए। मैं उस आदमी का एक्सपीरियंस देखकर इस बात को समझ गया था कि आखिर इस आदमी के पास इतना पैसा क्यों है। वो एक एक चीज को अच्छी तरह समझता था कि ये चीज किस तरह से बनी हुई है और ये कितने साल पुरानी हो सकती है। उसका दिमाग किसी बहुत ही बड़े साइंटिस्ट से कम नहीं था। इतने में ही गाड़ी ने कंचनपुर गांव में दस्तक दी और जैसे ही गाड़ी ने उस गांव में दस्तक दी तो मुझे कुछ अजीब सा लगा। वो गांव मुझे बाकी गांव से काफी अलग लग रहा था। उस गांव की कई सारी दीवारें टूट चुकी थी जो किसी पुरानी खंडर की तरह लग रही थी। इतने में ही मेरे पीछे बैठे हुए उस बॉस ने बोला, लगता है तुम पहली बार इस जगह पर आकर बेचैन हो रहे हो। मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि ये गांव जितना शांत और शोभे दिख रहा है ना, ये उससे कहीं ज़्यादा खौफनाक और डरावना है। यहाँ की हर एक चीज़ में अजीब दास्तां छुपी हुई है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं, लेकिन आज तक के मेरे सफ़र में मैंने कभी भूत पिशाच इन चीज़ों को महसूस ही नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं इन चीज़ों को मानता नहीं हूँ। हमारे रास्ते में कई ऐसी चीज़ आती हैं जहाँ हमें मौत से खेलना पड़ता है, और यही वजह है कि तुम्हें महीने के इतने रुपए मिलते हैं। दोस्त तो इतनी देर से जो बात मैं नहीं समझ पाया था, उस बात को मेरे बॉस ने सिर्फ 2 मिनट में मुझे समझा दिया। खैर, मैं इस बात को पहले से ही जानता था कि कोई ना कोई खतरा तो इस काम में होगा, वरना महीने की इतनी मोटी कमाई मुझे कोई नहीं दे सकता। उसके बाद मैंने मुस्कुराते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और फिर बॉस को उसी इलाके में उतार कर वापस निकल पड़ा। आते वक्त भी मैंने उस रास्ते में पूरी नज़र बनाई हुई थी कि कहीं रास्ते में कोई गड़बड़ तो नहीं है, लेकिन पूरा रास्ता एकदम नॉर्मल हालत में था। मुझे लगा कि यहाँ पर लोगों की सोच खराब है। ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे लोग एक ड्राइवर को इतनी सैलरी दे दें, लेकिन मुझे इस बात का बखान करके किसी को कोई साबित करके नहीं दिखाना था। मुझे जो पैसे मिल रहे थे मैं उनमें बहुत खुश था और मैं इसी सेठ के नीचे काम करके अपनी आजीविका चलाना चाहता था। ऐसे में मैं हर चीज़ को नज़रअंदाज करता गया और फिर अंत में मैं अपने ऑफिस पहुंच गया। लेकिन मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि अगर पूरी की पूरी टीम उस जगह पर रुकी हुई थी तो वो लोग मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहते। उन्होंने मुझे वापस क्यों भेज दिया, और ये भी मेरे लिए एक मिस्ट्री बन गई थी। लेकिन मैं यहाँ के किसी भी कानून को तोड़ नहीं सकता था, क्योंकि पहले ही मेरे और खासकर अपने सेठ से मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा। ऐसे में मैंने शांत रहकर इन सब चीज़ों को बर्दाश्त करना ही बेहतर समझा। मैं ऑफिस में आकर चुपचाप से बैठ गया। दरअसल उस बॉस ने मुझे एक अलग से ऑफिस दिया हुआ था, और हैरान की बात यह थी कि उस ऑफिस में भी मुझे आराम करने के लिए हर चीज़ की सुविधा दी गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं राजा महाराजाओं की जिंदगी जी रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये राजा महाराजाओं की जिंदगी जल्द ही मेरे लिए एक काल बन जाएगी। शाम होते मुझे एक फ़ोन आ गया, और जैसे मैंने फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि मुझे अभी के अभी अपने बॉस को लाने के लिए निकलना होगा। अब तक रात होने वाली थी, अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरी रात का वो नज़ारा बहुत ही ज़्यादा डरावना सा था। सच कहूँ तो दिन में जो रास्ता मुझे अच्छा और खूबसूरत लग रहा था, अब वही रास्ता मुझे बड़ा भयानक लग रहा था। हालांकि मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया हुआ था, लेकिन अब मुझे हल्का हल्का एहसास होने लगा था कि आखिर क्यों इस रास्ते को इतना ज़्यादा खौफनाक बताया जाता है। मेरी बाइक अच्छी खासी रफ्तार के साथ सड़क पर भागती जा रही थी, और थोड़ी सी देर के बाद मैं सीधा उस इलाके में पहुंच गया जहां पर थोड़ी देर पहले मैंने अपने बॉस को ड्रॉप किया था। दरअसल मैंने देखा कि मेरा बॉस 2-3 लोगों के साथ वहां पर खड़ा खड़ा मेरा ही वेट कर रहा था। आज उसके हाथ में एक बड़ा सा संदूक था, और वो उसे बड़ी मजबूती के साथ पकड़ा हुआ था। मैंने उसके सामने ले जाकर गाड़ी को रोक दिया, और उसकी गाड़ी के अंदर अलग अलग फीचर थे। उसके बाद मेरा बॉस सीधा गाड़ी के अंदर पहुंचा, और फिर हम दोनों वहां से तुरंत ही निकल पड़े। मेरे बॉस ने बोला, अब तक रात के 8 बज चुके हैं और अब अंधेरा भी पूरी तरह से आसमान में छा चुका है। ऐसे में तुम्हें गाड़ी की रफ्तार को 20 से ऊपर नहीं रखना है। अब ये बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि गाड़ी को 20 की रफ्तार में चलने का मतलब था रास्ते में कम से कम 3-4 घंटे का समय लगना, और कार को 20 की रफ्तार के साथ चलाना मेरे लिए बड़ा ही मुश्किल काम था, क्योंकि मैंने कभी भी गाड़ी को 50 से 60 की रफ्तार से कम ही नहीं चलाया था। लेकिन अब जब उसने मुझे ऑर्डर दे ही दिया था तो मैं कर भी क्या सकता था।
जैसा उसने बताया मैंने भी अपनी गाड़ी को उसी रफ्तार के साथ चलाना शुरू कर दिया था। अब तक मैं उस रास्ते को धीरे धीरे काटने लगा था जहां सुबह का टाइम में मेरा बॉस मुझे अच्छी खासी बातें कर रहा था, तो अब उसने बातों को एकदम बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि उसका मूड बुरी तरह से खराब हो चुका है। इतने में ही मेरी आंखें गाड़ी के अंदर लगे हुए उस कांच में अटक गई। मैंने अपनी गाड़ी के कांच में जो देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैं जो देख रहा हूँ वो हकीकत भी है। दरअसल मैंने देखा कि पीछे की तरफ बैठा हुआ मेरा बॉस एकदम बुरी तरह से तड़प रहा था। उसकी उस हालत को देखकर मेरा भी दिल बेचैन हो रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक इसे क्या हो गया। वो बुरी तरह से इस तरह तड़प रहा था मानो अब उसकी हिम्मत जवाब दे देगी और वो पूरी तरह से बिखर जाएगा। किसी तरह से मैंने गाड़ी की रफ्तार को और भी कम कर दिया, लेकिन तभी मैंने पीछे की तरफ जो नज़ारा देखा वो देखकर तो मेरा दिमाग ही सनक गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने देखा कि गाड़ी के ऊपर अब एक बड़ा सा काला काला साया मंडराने लगा। वो काला और विशाल साया गाड़ी के ऊपर इस तरह से हावी हो चुका था कि वो गाड़ी को कभी भी पलट दे। ऐसा लग रहा था कि मेरे बॉस के ऊपर किसी काली शक्ति की छाया है जिसकी वजह से वो इतनी बुरी तरह से तड़प रहा है। आज तक जिन चीजों को सिर्फ कहानियों में सुना था वो अब आंखों के सामने से देख रहा था, मानो मैं किसी भूतिया फिल्म का हिस्सा बन गया हूँ। तभी मेरे बॉस ने कहा, मैंने तुम्हें जितना कहा था उतना कर, गाड़ी की रफ्तार को 20 से ज्यादा मत कर और 20 से कम भी मत रखना, क्योंकि अगर तू ऐसा करता है तो मेरे साथ साथ तू भी मारा जाएगा। बॉस की बातें सुनकर मुझे और भी बुरा लग रहा था कि ये सब मेरी वजह से है, लेकिन मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार में कोई भी बढ़ोतरी नहीं की और न ही गाड़ी की रफ्तार को कम होने दिया। जैसा मेरे बॉस ने बताया था गाड़ी उसी स्पीड से चलती जा रही थी, लेकिन अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं चाहता था कि मैं अभी के अभी इस गाड़ी से नीचे कूदकर यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि अब इस बॉस के साथ सफर करने का मतलब अपनी मौत को दावत देने जैसा था। फिर मैंने मन ही मन ठान लिया था कि चाहे मुझे कितने भी पैसे मिल जाएं, लेकिन अपनी जान दांव पर लगाकर मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा। आज नहीं तो कल अगर ऐसी हालत रही तो फिर मेरी मौत पक्की ही है। इसलिए मुझे किसी भी कंडीशन में इस जॉब को अलविदा कहना था। लेकिन दोस्तों, इस समय सबसे अहम यह था कि मुझे किसी भी तरह से अपने बॉस और खुद को किसी सुरक्षित एरिया तक पहुंचाना था, जिस वजह से इस समय गाड़ी को छोड़कर यहाँ से भागना मेरे लिए भी काफी खतरनाक हो सकता था। इसलिए अब तो मुझे किसी भी हालत में गाड़ी को ड्राइव भी करना था। किसी तरह से गाड़ी को ड्राइव करते करते अब मैं ठीक उस जगह पर आ गया था जहां पर आने के लिए इतनी देर से मैंने काफी संघर्ष किया था। एक बात तो मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर हमारे बॉस के साथ ऐसा क्या अजीब हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी बुरी हालत में चला गया। उसकी सांसें तक ऊपर नीचे होने लगी थी। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारे इस बॉस के साथ पहले से इस तरह की अजीब अजीब चीजें होती थी, और जहां तक मुझे लगता था कि यही एक बड़ी वजह थी कि हमें इतना बड़ा पेमेंट दिया जाता था। अब मैं समझ गया था कि आखिर मुझे बार बार भूतों के बारे में क्यों पूछा गया था, और इंटरव्यू के दौरान भी जितना शांत और सौम्य होकर मैंने जवाब दिए थे, शायद उसकी वजह से ही मुझे इस जॉब के अंदर रखा गया। लेकिन अब तक मैं इन बातों को समझ चुका था कि मेरे इस गाड़ी में रुककर यहाँ से इसे ले जाना बिल्कुल किसी मौत की घंटी के बजने जैसा है। हालांकि आज तो मैं ये काम करने को किसी भी सूरत में तैयार था, लेकिन आने वाला वक्त मुझे खुद ही इस काम से अलग कर देता। ऐसे में मैं इस समय अपने आप को और बॉस को बचाने की कोशिश कर रहा था। उधर से वो अभी भी उसी तरह से तड़प रहा था मानो उसके अंदर कोई भूत घुस गया हो। उसके चिल्लाने की आवाज पूरी गाड़ी के अंदर घुस रही थी, लेकिन मैंने गाड़ी की रफ्तार पर कोई असर ही नहीं होने दिया। फिर इसी बीच उसने एकदम से अपना पूरा शरीर बदल दिया। दरअसल मैंने देखा कि अब उसके हाथ काले काले बालों से भर चुके थे। वो किसी भेड़िया जानवर की तरह लग रहा था। मुझे लगा कि अभी ये मेरे ऊपर भी अटैक करेगा, लेकिन तभी वो गाड़ी के ऊपर दिखने वाला काला काला विशाल सा साया एकदम से हट गया, और उसके वहां से हटते मेरा बॉस भी नॉर्मल होने लगा। उसकी सांसें अब नॉर्मल हो चुकी थी और वो अब काफी सही लग रहा था। तभी मैंने उससे पूछते बोला, अरे बॉस, आपको अचानक से क्या हो गया था और आप इस तरह से तड़प क्यों रहे थे, और आपके हाथों को क्या हुआ? इस पर पहले तो उसने कोई जवाब ही नहीं दिया, और उसने थोड़ी देर रुककर एकदम से बोला, तुम एक बार कार के साइड मिरर में देखो। उसके बाद जैसे मैंने गाड़ी के साइड मिरर में देखा
तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाले दो हाथ टाइप में कुछ थे जो हमारी ओर आ रहे थे। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि गाड़ी की रफ्तार इतनी कम होने के बावजूद भी वो गाड़ी तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी मेरे बॉस ने कहा, जब तक इन दोनों को कुछ खाने को नहीं मिलता तब तक ये हमारे इसी तरह पीछा करेंगे, और मुझे डर है कि कहीं हम दोनों आज इनका खाना ना बन जाएं। और रही बात मेरी, तो इन दोनों ने पहले ही मुझे बुरी तरह से काटा था। कहते कि एक बार किसी को काट लेते हैं तो उसके बाद उसकी परछाई इनके अंदर भी नजर आने लगती है, और ये खासकर जब इनका साया हमारे ऊपर मंडराने लगता है। दोस्तों, अब मैं सारा मामला समझ गया था, और तभी गाड़ी को एक बहुत ही जोरदार तगड़ा झटका लगा। ऐसा लग रहा था कि गाड़ी के टायर के सामने कोई पत्थर वगैरह आया है, लेकिन मैंने इस बार कार की रफ्तार को बढ़ा दिया। तभी मेरे पीछे बैठे मेरे बॉस ने बोला, अब तुम अपने हिसाब से गाड़ी चला सकते हो। बाद में मैंने गाड़ी को इस तरह से भगाना शुरू किया कि मेरा बॉस भी एक बार के लिए देखता ही रह गया कि ऐसा ड्राइवर साला कहीं नहीं मिल सकता। मैंने गाड़ी की रफ्तार को पूरा कर दिया था। सड़क पर गाड़ी सरपट भाग रही थी। एक तो वो गाड़ी इतनी शानदार थी कि ऊपर से उसकी रफ्तार भी जबरदस्त थी, और बात जब उसे काबू करने की आती तो वो थोड़ी सी दूर जाकर एकदम से जाम हो जाती। इसलिए उस गाड़ी को भगाना मेरे लिए कोई खतरनाक काम नहीं था। थोड़ी देर के बाद मैं ऑफिस पहुंच गया, और ऑफिस पहुंचने के बाद मैंने उस बॉस को साफ साफ कह दिया कि मुझे इस तरह का काम बिल्कुल नहीं करना। फिर उन्होंने मुझे केवल एक दिन काम करने के लिए 1 महीने की तनख्वाह दे दी, लेकिन उसके बाद मैं कभी दोबारा उनके पास काम करने नहीं गया। बाद में उस बॉस के साथ में क्या हुआ दोस्तों, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।